बेटे ने जब अपना फैसला सुनाया तो संगीता सन्न रह गई। उसे लगा जैसे उसके पैरों में खड़े रहने की शक्ति समाप्त हो गई है। कहीं गिर न पड़े इस डर के से सामने पड़ी कुर्सी पर धम से बैठ गई। 27 साल के बेटे को जो बताना था वह बता चुका था, और अब माँ के मुंह से समझाने जैसा कुछ सुनने के लिए खड़े रहना उसके लिए मूर्खता छोड़ और कुछ नहीं था। फिर माँ के साथ इतना लगाव, जुड़ाव, अपनापन या प्यार उसके मन में था भी नहीं, जो अपनी कही हुई भयानक बात की माँ के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है उसको देखने के लिए खड़ा होकर अपना समय बर्बाद करता। संगीता ने उसकी गाड़ी के स्टार्ट होने की आवाज़ सुनी और कुर्सी की पुष्ट से टेक लगाकर निढाल सी फैल गई। जीते जागते बेटे से ये बेजान लकड़ी की बनी कुर्सी उस समय ज़्यादा सहारा दे रही थी। काम वाली मालती गेहूं पिसवाने गई थी, अतः जब तक वह नहीं लौटती अकेले घर में इस कुर्सी का ही सहारा है। पति का जब इंतकाल हुआ तो बेटा 8वीं में था। संगीता को भयानक झटका लगा, पर उसमें साहस था, सहारा किसी का नहीं मिला। मायके वालों में सामर्थ्य ही नहीं थी, ससुराल में संपन्नता थी, पर किसी के लिए कुछ करने का मन ही नहीं था। वह समझ गई थी कि अब अपनी नाव को खुद ही खींचकर किनारे पर लाना है। पति के फंड का पैसा लेकर मासिक ब्याज खाते में जमा किया। बीमा का जो पैसा मिला उससे आवास विकास का ये घर खरीद लिया। जितना भी ब्याज आता खाना और बेटे की पढ़ाई में ख़त्म हो जाता। पर कपड़ा, सामाजिकता, बीमारी आदि सब कैसे हो, उसका उपाय भी मिल गया। पड़ोस में एक प्रकाशक थे, पाठ्यक्रम की किताबें छापते थे। उनसे मिलकर कुछ अनुवाद का काम मांग कर लाई। उससे जो आय होती इसका काम ठीक ठाक चल जाता। अब अभाव नहीं रहा। काम वाली मालती को पूरे समय के लिए रख लिया तो गाड़ी पटरी पर आकर ठीक ठाक चलने लगी। उसने सोचा जीवन ऐसे ही कट जाएगा, पर इंसान जो सोचता है उसके विपरीत करना ही नियति का काम है। तो संगीता के सपने भला कैसे पूरे होते? अपने सपने पूरे नहीं होने इसका आभास तो बेटे के थोड़ा बड़े होते ही संगीता को होने लगा था। बेटा वैसे तो लोगों की नज़रों में सोने का टुकड़ा है, पढ़ने में सदा प्रथम, कोई बुरी लत नहीं, बुरी संगत नहीं, रात में कभी देर से नहीं लौटता, पैसा, फैशनेबल कपड़े या मौज मस्ती के लिए कभी माँ को तंग नहीं करता। पर जैसे जैसे बड़ा होता जा रहा था, संगीता अनुभव करती जा रही थी कि बेटे का रूखापन उसके प्रति बढ़ता जा रहा है। कोई लगाव, प्यार तो माँ के प्रति बचा ही नहीं था। तेज बुखार में भी उठकर बेटे के लिए खाना बनाती और बेटा चाव से खाकर घर से निकल जाता। भूल कर भी ये नहीं पूछता कि माँ तुम्हारी तबीयत कैसी है। संगीता इन बातों को बेटे से कहे भी तो कैसे? ऊपर को मुंह करके थूको तो थूक अपने मुंह पर ही आकर गिरता है। दुश्मन भी ये जानकर खुश होंगे कि बेटा उसके हाथ के बाहर है। दूसरी बात ये थी कि उसके मन में भय भी था कि पति का छोड़ा यह घर उनके पीछे बिना बिखरे टिका हुआ है। लड़ाई झगड़ा करे और बेटा घर छोड़कर चला जाए तो एक तो घर घर नहीं रहेगा, दूसरी ओर बड़ी बात होगी, कम उम्र की कच्ची बुद्धि लेकर घर से निकल वह अपना ही सर्वनाश कर लेगा। बेटा कैसा भी आचरण क्यों ना करे, वह माँ ही होती है जो बेटे को कभी भी सर्वनाश के रास्ते में नहीं धकेल सकती। अवहेलना, अनादर सह कर भी नहीं। इन सब परिस्थितियों के बीच भी एक आशा की किरण टिमटिमा रही थी कि बेटा संजय MBA करके एक बहुत अच्छी कंपनी में उच्च पद पर लग गया है। सुना है ऊंचा वेतन है। हाँ, ये ज़रूर है कि वेतन का बेटे ने 1-10 का नोट भी उसके हाथ पर रख कर नहीं कहा कि माँ ये लो, अपने लिए कुछ ले लेना। घर जैसे पहले वह चलाती थी वैसे ही आज भी चला रही है। अब तो बड़े बड़े घरों के से अति सुंदर लड़कियों के रिश्ते भी आ रहे हैं। संगीता खुशी और गर्व से फूले नहीं समा रही है। इनमें से छांटकर एक मनपसंद लड़की को बहू बनाकर लाएगी तो घर का दरवाज़ा हंस उठेगा। बहू उसके साथ साथ लगी रहेगी। बेटे से नहीं पटी तो क्या, पराई बेटी अपनी बेटी बन जाएगी। पर बेटे ने उसकी इस आशा की किरण को बर्फ़ की सिल्ली के नीचे दफना दिया और वह खबर सुनाकर चला गया था, जिससे शरीर में जितनी भी शक्ति थी समाप्त हो गई थी और बेजान कुर्सी ने उसे सहारा दिया। आज संगीता को पहली बार लगा कि जीवन उसके लिए बोझ बन गया है, क्योंकि इंसान जीता है किसी उद्देश्य को लेकर, कोई लक्ष्य सामने रखकर। जिस समय पति की मृत्यु हुई थी तब भी उसे लगा था कि जीवन समाप्त हो गया, पर उसको जीना पड़ेगा।
सामने उद्देश्य था, लक्ष्य था। बेटा छोटा है, उसको बड़ा कर उसका जीवन प्रतिष्ठित करना है, उसका विवाह करके घर बसाना है। मौत भी आ जाए तो उससे कुछ सालों की मोहलत मांग लेंगे। बेटे के जीवन को बचाना पड़ेगा, पर आज तो सारे उद्देश्य की समाप्ति हो गई। जीवन का कोई लक्ष्य बचा ही नहीं, पर बुलाने से ही मौत आ खड़ी हो, इतनी परोपकारी भी नहीं थी। मालती गेहूं पिसाकर लौटी, आटे का कनस्तर स्टोर में रखकर साड़ी झाड़ती हुई आकर बोली, आंटी नाश्ता बना लूं? भैया चला गया क्या? रहने दे, मेरा मन नहीं है। तू कुछ खा ले, फिर भैया का कमरा ठीक से साफ कर दे, आता ही होगा। फिर कुछ हुआ? अरे बिना खाए मर भी जाओ तो भी बेटा पलट कर नहीं देखने या पूछने वाला। तुम इतनी बीमार पड़ी, पर कभी बेटे ने पलट कर देखा या हाल पूछा? बात ना करके कमरा साफ कर, आता ही होगा। वो कहाँ गया है? ब्याह करने गया है। इतना सुनते ही मालती धम से फर्श पर बैठ गई। जल्दी कर, रजिस्ट्री में समय ही कितना लगता है। बहू लेकर आता होगा। बेटा नहीं, दुश्मन है तुम्हारा। कब से सपने देख रही हो उसके ब्याह के? सारे सपने पूरे नहीं होते। उठ जल्दी कर, कौन है वह लड़की? मैं नहीं जानती, नौकरी करती है कहीं। तुम भी आंटी जाने क्यों बेटे के इशारे पर नाचती हो। अपना खाती हो, अपना पहनती हो, उल्टे बेटे को खिलाती पहनाती हो। सुना है मोटी तनख्वाह पाता है, पर कभी 10 रुपए तुम्हारे हाथ पर नहीं रखे, और अब ब्याह भी अपनी मर्जी से कर रहा है। ऐसे बेटे के कमरे की सफाई के लिए तुम मरी जा रही हो। मालती की बात सुन गहरी सांस ली संगीता ने और बोली, क्या करूं? बता, पहले ही दिन नई बहू सास को बेटे से गाली खाते देखकर क्या सोचेगी? ये तो ठीक कह रही हो। कुछ देर बाद जब बड़ी सी पहिए लगी अटैची खींचते संजय के साथ टाइट जीन्स और टी शर्ट पहने और सिर पर लड़कों जैसे छोटे छोटे बाल, सांवली दुबली पतली लवणहीन युवती को लेकर आया, तब घड़ी ठीक 12 बजा रही थी। एक झलक में ही लड़की का रूखा चेहरा, चाल चलन की दृढ़ता देख संगीता समझ गई कि उसे अब पुत्र मोह को एकदम ही त्याग देना चाहिए। ये लड़की चाहे जो भी हो, उसकी या किसी भी घर की बहू नहीं बन सकती। फिर पता नहीं संजय ने क्या सोचा और बोला, रीटा ये मेरी माँ है, और माँ ये रीटा। ज़रा सा सर हिला या नहीं हिला, पर वह आगे बढ़ गई। कमरे में जाकर संजय ने दरवाज़ा बंद कर लिया। हो गया नई बहू का गृह प्रवेश, और नई चमचमाती जूती के नीचे रौंदती चली गई थी वह संगीता के वे सारे सपने जो जीवन की सारी निराशाओं के बीच बैठकर देखा करती थी। सुशील बहू, प्यारे प्यारे पोता पोती के साथ सुखद बुढ़ापे का सपना। मालती लौटकर रसोई की चौखट पर खड़ी हुई और बोली, आंटी ये औरत है या मर्द? समझ में नहीं आया। मालती इतनी मुंहफट है कि उसकी हरकतों से डरती है संगीता। पता नहीं नई बहू के लिए और क्या क्या कह डाले। पहले दिन ही वह बहू के सामने बेटे से अपमानित नहीं होना चाहती, पर यह तो सच है कि अब उसको कुछ सोचना पड़ेगा। देखा जाए तो बेटे का जो बर्ताव उसके साथ रहा, उससे बहुत पहले ही उसको अलग कर देना चाहिए था, पर अनजान मोह से वह बंद कर रह गई। अब तो माँ के सहारे की कोई ज़रूरत भी नहीं। अब क्यों साथ रहना? मालती ने खाना बनाकर मेज पर लगा दिया। फिर भी ना चाहते हुए संगीता ने थोड़ी खीर बनाई तो मालती फिर बौखलाई और बोली, अब ज़्यादा मत सिर पर चढ़ाओ उसे। नहीं मालती, नई बहू है, उसे तो पूरी खिलानी चाहिए। मीठा कुछ मंगाया नहीं, सोचा थोड़ी खीरी रही सही। अब तुम रहने दो। कहाँ की नई बहू, पैंट जूता बनियान में आई है, सास के पैर छूने तक का ढंग नहीं है। लगता है कि घाट घाट का पानी पीकर इस घाट आई है। बोलती हुई कंधे झटक मालती चली गई। थोड़ी देर में दोनों अपने आप खाने की मेज पर आ बैठे। बेटा तो कुर्ता पजामा पहने था और बहू घुटनों से काफ़ी ऊंचा एक फ्रॉक जैसा कुछ पहने थी और ऊपर का शरीर आधा ढका था। बेटे से एक शब्द भी बोले बिना संगीता ने बहू को पारखी नज़र से देखा। दोनों चुपचाप खाना खा रहे थे। बहू के मुख पर भले ही घर की छाप एकदम नहीं थी और संस्कारों का तो जवाब ही नहीं। सास ने एक बार भी नहीं कहा कि आप भी बैठिए, और तो और खाने के बाद अपनी थाली तक नहीं उठाई उसने और दरवाज़ा फिर से बंद कर लिया। उसके बाद घर का वातावरण एकदम बदल गया। ये स्वाभाविक भी था। घर में जब नई बहू आती है तो घर का वातावरण बदल ही जाता है। संगीता को भोर में उठने की आदत है।
फ्रेश होकर पहले चाय बनाती थी और आराम से बैठकर चाय पीती थी। तब जाकर दिनचर्या शुरू होती थी। उस समय कभी कभी बेटा भी आ बैठता और चाय पीता। 2-4 बातें ना होती हों ऐसी बात भी नहीं थी। मामूली बातें भी होती, पर अब तो 8:30 बजे मालती चाय की ट्रे लेकर दरवाज़ा पीटती है। तब जाकर दरवाज़ा खुलता है और चाय लेने के बाद फिर से दरवाज़ा बंद हो जाता है और फिर खुलता है सीधा 9 बजने के बाद। फिर नाश्ता करने दोनों बैठते हैं और फ़ौरन ऑफिस निकल जाते। दोपहर का लंच ऑफिस में, शाम को लौटते, ड्रेस बदलते, फिर निकल जाते तो बाहर ही रात का खाना खाकर आधी रात को लौटते। छुट्टी के दिन भी कार्यक्रम नहीं बदलता। नाश्ता कर दोनों घूमने चले जाते। रात में खा पी कर लौटते। कभी भी बहू से परिचय नहीं हुआ। बस घर में रहती है तो आंखों में परिचित है, संवाद एक भी नहीं। जब घर में खाना होता तो खाना खाने के बाद ऐसे उठ जाती जैसे होटल में खाया हो। न थाली उठाती, न बच्चा सामान समेटकर फ्रिज में रखती। संगीता हैरान होती कि कैसे परिवार में पली है ये लड़की। संस्कार तो दूर की बात, साधारण सी तमीज़ भी नहीं सीखी इसने। और ये सब छोटी मोटी बातें तो बिना सिखाए ही लड़कियां अपनी सहज प्रवृत्ति से सीख जाती हैं। इसमें तो स्त्री सुलभ कोई गुण ही नहीं है। पता नहीं इसके परिवार वाले कैसे हैं। कभी बेटे की खोज खबर लेने भी नहीं आते। संगीता ने अब अपने को पूरी तरह समेट लिया है। जो मन में आए करो, मुझसे मतलब क्या, कुछ इस प्रकार के विचार बना लिए उसने। सोचा था घर छोड़ हरिद्वार जाकर रहेगी, पर इस घर की एक का एक चीज़ उसकी जोड़ी हुई सजाई हुई है। बड़ी ममता है इस सजी सजाई गृहस्थी के प्रति। फिर ये घर भी तो उसके नाम है, वह क्यों अपना घर छोड़कर जाएगी। जाना है तो बहू बेटे जाएंगे। मालती भी यही बात कहती है। इस समय उसका अपना कोई है तो बस मालती है। महीने का वेतन और रोटी कपड़े पर रहने वाली मालती ही एकमात्र अपनी है। बहुत दिनों की सुख दुख की गवाह और साथी। बेटे ने घर के लिए कभी पैसा नहीं दिया और आज भी नहीं देता है। संगीता ने भी ये सोचकर कुछ नहीं कहा कि ये लोग घर पर केवल नाश्ता ही तो करते हैं। बहू तो कमरे से बाहर आती ही नहीं है। कभी कभी चाय पीनी हो तो बेटा रसोई में जाकर चाय बना लेता है। 2 कप कमरे में ले जाते हुए माँ को भी 1 कप चाय का पकड़ा जाता है। बस यही सेवा है माँ की। अरे माँ से जन्म का बंधन है। 1000 अपमान सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी तो औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है। सास बहू दोनों उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के निवासी हैं, तो निकटता आएगी कहाँ से। जो भी हो, समय रुकता नहीं। हर रात के बाद तारीख बदलती है और हर महीने के बाद पन्ना पलट जाता है। कलर बदल कर दूसरा लगा और उसके भी कई पन्ने बदल गए। तभी अचानक एक दिन संगीता को लगा कि कहीं कुछ गड़बड़ है। जो गाड़ी सीधी सपाट पटरी पर दौड़ रही थी वह अब झटके खाने लगी है। मालती कमरे में थाली देकर आती है। बेटा तो अब भी घूमने निकल कर जाता तो रात में खाकर आता है, पर बहू घर में ही रहती है। कभी कभार गई तो मालती से बोल जाती है कि उसका खाना ना रखे। बहू में कोई भी अच्छाई नहीं थी। औरतों में जो सहज गुण होते हैं वह भी उसमें नहीं थे। पर एक बात अच्छी थी जो संगीता को पसंद थी, वह यह कि बहू बहुत मीठा बोलती थी। एक तो वह बोलती ही कम थी। कभी पति या मालती से बोली भी तो इतनी धीमी आवाज़ में कि अगले को सुनने में कठिनाई हो। पर अब कभी कभी बंद दरवाजे के उस पार से उसकी आवाज़ बाहर आकर संगीता के कानों से टकराती। शब्द तो समझ में नहीं आते, पर वह उत्तेजित है, गुस्से में है, ये समझ में आता है। ये झल्लाहट भरा स्वर सीधे सीधे मनमुटाव का संकेत है। संगीता इतना अवश्य जान जाती। संगीता चिंता में पड़ गई। शादी को थोड़े दिन ही हुए हैं और अभी से आपसी झगड़ा, ये कोई अच्छी बात तो नहीं है। बेटा बदमिजाज के साथ स्वार्थी भी है, ये तो जानती है, पर माँ के साथ जैसा किया वैसा पत्नी के साथ नहीं चल सकता। इतनी सी बात वह ना समझे, इतना तो मूर्ख नहीं। अरे माँ से जन्म का बंधन है। 1000 अपमान सहकर भी बेटे को छोड़कर जाने के लिए उसके पैर नहीं उठेंगे। लेकिन पत्नी तो औपचारिकता के बीच बंधा रिश्ता है, जब चाहे तोड़ लो। उस पर अपना रौब दाव चलाने का प्रयास करेगा तो ये क्यों सहेगी। उस पर बराबर की कमाने वाली पत्नी।
गलती बहू की ही है ये कौन जाने, और जानकर होगा भी क्या। उनका जीवन वह जी रहे हैं, अपना जीवन संगीता जी रही है। यही तर्क देकर अपने मन को शांत करती, पर ये एक कांटा उसके मन को चुभता रहता कि पल्ला झाड़ लेने से समस्या का समाधान नहीं होता। बहू सुंदर एकदम नहीं, उसे पसंद भी नहीं। चेहरा मोहरा जैसा भी हो, संगीता को उसकी आंखें पसंद थी। बड़ी बड़ी दो उजली आंखों में जीवन का सपना भरा रहता था। अब वह आंखें बुझी बुझी सी हो गई हैं। ऐसा क्यों हुआ? ये तो प्रेम विवाह है, एक दूसरे को जांच परख समझ बूझ कर दोनों विवाह तक पहुँचे हैं। थोपी हुई शादी नहीं थी कि एक दूसरे को समझने का अवसर नहीं मिला। फिर ऐसा क्यों हुआ? 2 साल भी नहीं हुए, एक दूसरे के प्रति आकर्षण ही समाप्त हो गया। अभी तो सामने पूरा जीवन पड़ा है, ऐसे क्या ये सारा जीवन काटेंगे? दोनों अपनी अपनी धुन पर चलने लगे तो जीवन की गाड़ी चलेगी कैसे? विराग विदेश का कारण क्या है पता चले तो समझाया भी जा सकता है, पर अंधेरे में ये तीर चलाएगी भी तो किधर? मालती से कुछ कहना बेकार है, वह तो पहले से ही जली भुनी बैठी है। रोज़ एक बार ये ज़रूर कहती है कि आंटी इनको अपने घर से भगाओ, इनसे तो किराएदार भले जी किराया भी देंगे, देखभाल भी करेंगे। उसने पहले ही दिन से उसने बहू से एक दूरी बना ली थी और अब तक वो दूरी बराबर बना कर रखा था। सोचा था नई बहू है, दूरी को मिटाने के लिए पहल करेगी, पर नहीं। अब तक उसने दूरी मिटाने की पहल करना तो दूर, उस दूरी की दीवार पर पक्के प्लास्टर की परत चढ़ा दी। लेकिन हालात ने करवट ली, बहू की दूरी मिटाने के लिए उसी को पहल करनी पड़ी। वह रोज़ सुबह पार्क से घंटे भर में टहलकर लौट आती है, पर उस दिन पार्क के लिए श्रमदान का कार्यक्रम चल रहा था, इसलिए लौटने में 3 घंटे लग गए। घर के अंदर पैर रखते ही मन चक सा कर उठा। एक अनजान आशंका से पीड़ित हो उठी वह। वैसे तो उसका घर शांत ही रहता है, पर आज उसे घर के अंदर अजीब सा सन्नाटा लगा। बेटे के कमरे का दरवाज़ा पूर्व की भांति बंद है, पर मालती का पता नहीं कि ये कहाँ है। पहले संगीता ने कमरे में जाकर कपड़े बदले, फिर चाय के लिए मालती को खोजती हुई पीछे के बरामदे में आई तो देखा मालती वहाँ छोटी चौकी पर सिर पकड़े बैठी थी। उसे देखते ही वह रो पड़ी। घर बर्बाद हो गया माँ जी। सुनकर सन रह गई संगीता। क्या हुआ, रो क्यों रही है? भैया घर छोड़ गया क्या? क्या दोनों चले गए? नहीं, केवल भैया गया है। वह रानी जी तो कमरे में सो रही हैं। आंटी, आपके जाने के बाद दोनों में खूब झगड़ा हुआ। भैया अपने कपड़े 2 अटैचियों में भरकर गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। मालती की बात सुनकर अब संगीता भी उसी चौकी पर बैठ गई। ये घटना तो सोच के बाहर की है। पढ़ने, सुनने और देखने में यही आता है कि बहू को घर से निकाला गया है, पर पत्नी को घर में रखकर पति घर छोड़ गया। ऐसी घटना तो कभी देखी या सुनी नहीं। मालती चाय का पानी रखते हुए बड़बड़ा रही थी। बेचारा करेगा भी क्या, ये औरत है, ये पूरी मर्दमार। संगीता ने डांटा, चुप कर, ये मर्दमार हो या ना हो, पर मेरा बेटा पूरा शैतान है। ये उसका घर है, वह क्यों जाएगा घर छोड़कर? तब मालती बोली, तुम इसे निकालो घर से, तब भैया लौटेगा। ना रंग, ना रूप, ना अदब, ना कायदा। आसमान पर पैर धरकर चलती है। अब तू चुप भी करेगी या नहीं? कुछ खाया इन लोगों ने? नहीं, पहले लड़ते रहे, फिर भैया चला गया। संगीता ने कहा, मालती 2 कप चाय बनाना। ट्रे में 2 प्याली चाय लेकर संगीता अंदर आई और स्टूल पर ट्रे रख दी। संगीता को देखते ही रीटा ने सिर झुका लिया। आज संगीता ने इतने दिनों में पहली बार बहू को नज़र भर देखा। इतने दिन में मन में इतना विराग था कि मुंह देखने की इच्छा ही नहीं हुई। आज मैक्सी पहने सिर झुकाकर बैठी बहू बड़ी असहाय और मासूम लग रही थी। संगीता के मन में टीस उठी। कुछ भी हो, कैसी भी घर की बेटी हो, पर उसका बेटा इसे पत्नी का दर्जा देकर घर लाया है, उसकी पुत्र वधू है और ये परिचय समाज ने स्वीकार भी कर लिया है, तो कितनी भी अलग थलग रहे है तो उसके परिवार का हिस्सा ही। और चूंकि वह इस परिवार की मुखिया है तो परिवार के हर सदस्य के सुख दुख का दायित्व उसका ही है। संगीता ने पहली बार बहू के सिर पर अपना हाथ रखा और नरम स्वर में बोली, चाय पी लो बेटी। उसकी आंखें डबडबा गई। रुलाई रोकने के लिए दांतों तले होंठ दबाया और चाय उठाकर धीरे धीरे पीने लगी। संगीता ने अपना कप उठा लिया और उसके पास बिस्तर पर बैठ गई और बहू की तरह पैर लटकाकर वह भी चाय पीने लगी।
चाय समाप्त कर दोनों ने कप ट्रे में रख दिए। तब संगीता बोली, बताओगी कि तुम दोनों का झगड़ा क्या है? ये सुनकर उसका सिर और झुक गया। चिंता मत करो, संगीता ने बहू को समझाते हुए कहा। ऐसा कभी कभी हो जाता है। संजय को गुस्सा जल्दी आता है तो उतर भी जल्दी जाता है। देखना कल ही आ जाएगा। वह इतना सुनकर सुबह उठी और बोली, अब वह नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रही हो? चौंकते हुए संगीता ने पूछा। लौटेगा क्यों नहीं? झगड़ा तलाक को लेकर हो रहा था। तलाक पर क्यों? वह मांग रहा था और मैं दे नहीं रही थी, इसलिए। क्या कह रही हो? तुम दोनों ने तो अपनी पसंद से शादी की थी। क्या तुम्हारे बीच प्यार नहीं था? प्यार तो था, तभी तो भरोसा किया था। पर उसके ऑफिस में एक नई रिसेप्शनिस्ट आई है और अब संजय उसे पसंद करने लगा है। कह रहा था कि मुझसे तलाक लेकर उससे शादी करेगा। ये सुनकर जल भुन गई संगीता। शादी मजाक है क्या? और मेरा घर भी होटल नहीं कि जब जिसे चाहे लेकर आ जाए। अब गया कहाँ है? तलाक नहीं मिला तो किराए पर एक फ्लैट लिया है। वह दोनों वहीं रहेंगे। संगीता के पैरों के नीचे से धरती खिसक गई। बिना ब्याह किए ही साथ रहेंगे? आजकल बहुत से युवक युवतियाँ इस तरह साथ रह रहे हैं। दोनों देर तक चुप रहीं। फिर रीटा बोली, आपसे एक प्रार्थना है, बोलो। आप माँ हैं, पर मैंने आपको कभी सम्मान नहीं दिया, माँ कहने का अधिकार भी नहीं लिया। पर आपसे विनती है कि कुछ दिन मुझे अपने घर रहने देंगी। ये तुम क्या कह रही हो? माँ जी, मेरे पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है। खोजने में थोड़ा समय लगेगा। तब तक तुम्हारे माता पिता? संगीता ने बीच में उसकी बात काटते हुए पूछा। मैं अनाथ आश्रम में पली हूँ। माता पिता कौन है भी या नहीं मुझे नहीं पता। आश्रम अच्छे स्तर का था। मैं पढ़ने में बहुत अच्छी थी तो ट्रस्ट ने मुझे पढ़ाया। स्कॉलरशिप भी मिलती थी। बीएससी के बाद कंप्यूटर की डिग्री ली। चाहती थी डॉक्टर बनना, पर ट्रस्ट ने इतनी लंबी पढ़ाई की जिम्मेदारी नहीं ली। इसके बाद मुझे ये नौकरी मिल गई। मुझे 20,000 रुपये तनख्वाह मिलती है तो कहीं भी किराए पर घर ले सकती हूँ। पर डर लगता है, सुरक्षा कौन देगा? मैं लड़कियों के किसी हॉस्टल की तलाश में हूँ। मिलते ही चली जाऊँगी। बस। तब तक कैसी बातें कर रही हो? तुम इस घर में ब्याह कर आई हो, इस घर की बहू हो, तो मेरे रहते तुम अकेले किराए के घर में नहीं रहोगी। इतनी देर में झरझर रो पड़ी रीटा। संगीता का मन ममता से भर उठा। उसे लगा कि वह उसकी अपनी बेटी है। उसने रीटा को स्नेह से सीने से लगा लिया और बोली, रोना नहीं, कभी मत रोना। आंसू औरत को कमज़ोर करते हैं और कमज़ोर पर पूरी दुनिया हावी हो जाती है। चाहे वह पति हो या बेटा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे पास ही रहोगी, कहीं नहीं जाओगी। रीटा ने आंसू पोंछे और बोली, अगर संजय लौट आया और घर छोड़ने को बोला तो? बेटी, ये घर मेरा है, उसका नहीं। इसमें कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, इसका फैसला मैं करूँगी। हाँ, शराफत के साथ लौटे और हमारे साथ समझौता करके रहना चाहे तो वह भी रहे। माँ जी, मैं उसे कभी तलाक नहीं दूंगी, ये तो तय है। कभी मत देना। देखो, उसने मेरा बहुत अपमान अनादर किया है, पर मैंने उसे घर से नहीं निकाला। जानती हो क्यों? वह इसलिए कि 2 प्राणियों का परिवार है। एक गया तो बचेगा क्या? अब वह खुद घर छोड़ गया है। अब लौटना है तो हमारी शर्तों पर लौटेगा, नहीं तो जाए। पर वह ज़बरदस्ती करेंगे। तब रीटा ने कहा, घर में एक फ़ोन है और पुलिस थाना भी 2 कदम पर है। चलो उठो, नहा धोकर खाना खाओ। रीटा अपनी सास से लिपट गई। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि माँ का प्यार व स्नेह क्या होता है। कुछ दिन बाद संजय ने सोचा कि अब घर जाने का समय हो गया है, क्योंकि इतने दिनों में रीटा उस घर से हमेशा के लिए चली गई होगी। जब संजय उस लड़की को लेकर घर के दरवाजे पर कदम रखा तो संगीता को समझते देर नहीं लगी। उसने दरवाज़ा बिना खोले कहा, तुम्हारे लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। तुम स्वेच्छा से दरवाजे के बाहर से ही लौट जाओ तो अच्छा रहेगा, वरना मैं पुलिस को फ़ोन कर दूंगी। संजय चुपचाप वापस लौट गया। संगीता सोचने लगी, इससे तो अच्छा रहेगा कि इस नालायक बेटे से अच्छा है कि मैं इसे बेटी बनाकर अपने घर में रख लूं। तो बस संजय घर छोड़कर जा चुका था और रीटा संगीता की बेटी बनकर इस घर में रह रही थी। दोस्तों, आई होप कि आज की कहानी आपको पसंद आई हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।